मैं समुद्र पार से आया एक व्यापारी हूँ। कम से कम दुनिया मुझे इसी नाम से जानती है। मेरे जहाज़ों पर मसाले खरीदने की मुहर है, पर मेरे इरादों में एक साम्राज्य बसता है। मैं व्यापार की भाषा बोलूँगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा, लेकिन भीतर ही भीतर इस समृद्ध भूमि को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाऊंगा। मैं यहाँ के राजाओं के बीच अविश्वास बोऊंगा, दरबारों में फूट डालूंगा और फिर उसी दरार से अपनी हुकूमत की नींव रखूंगा। आज आपसे मैं कोई साधारण कहानी नहीं कह रहा। ये उस दौर की दास्तान है जिसने भारत की किस्मत बदल दी। इसलिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस भारत की कल्पना कीजिए जो कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 25% हिस्सा अपने दम पर संभाले हुए था। खेत लहलहाते थे, नदियां समृद्धि से बहती थीं और कारीगरों की उंगलियों में ऐसा जादू था कि दुनिया उन्हें देखकर दंग रह जाती थी। इसी समृद्धि के कारण दुनिया उसे सोने की चिड़िया कहती थी। ये वही भूमि थी जहां विजय के सपने लेकर आया सिकंदर भी पूरी तरह सफल न हो सका, जहां मोहम्मद गौरी को बार बार संघर्ष करना पड़ा और जहां मुगल साम्राज्य को अपनी सत्ता मजबूत करने में वर्षों लग गए। लेकिन इतिहास ने एक नया मोड़ लिया जब समुद्र की लहरों को चीरते हुए कुछ जहाज भारत के तट पर पहुंचे। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी जो धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ डटे थे। सामने कंपनी की छोटी मगर रणनीतिक रूप से चतुर फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। कागजों में ये एक युद्ध था, लेकिन असल में ये विश्वासघात की कहानी थी। नवाब के सेनापति मीर जाफर ने युद्ध में साथ न देकर अंग्रेजों के लिए रास्ता खोल दिया। प्लासी की जीत के बाद असली खेल शुरू हुआ, लूट का। मुर्शिदाबाद के खजाने से सोना और चांदी नावों में भरकर ले जाया गया। 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार। अब एक व्यापारिक कंपनी सरकार बन चुकी थी। टैक्स इतना बढ़ाया गया कि किसान टूट गए। चाहे सूखा पड़े या बाढ़ आए, लगान हर हाल में देना था। जो न दे सके उसे सजा मिलती। गांवों में भय और भूख का साया फैलने लगा। फिर आया 1770 का भीषण अकाल। बारिश कम हुई, फसलें सूख गईं, लेकिन त्रासदी सिर्फ प्राकृतिक नहीं थी। कंपनी के गोदामों में अनाज भरा था, फिर भी उसे ऊंचे दामों पर बेचा गया। लगान घटाने के बजाय बढ़ा दिया गया। लाखों लोग भूख से मर गए। इतिहास इसे मनवंतर के नाम से याद करता है, एक ऐसा साल जब बंगाल की लगभग 1/3 आबादी खत्म हो गई। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को निशाना बनाया। ढाका की मलमल, सूरत का व्यापार, बनारस का रेशम, सब धीरे धीरे बर्बाद किए गए। ब्रिटेन में भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगाया गया, जबकि ब्रिटिश कपड़ा भारत में लगभग बिना शुल्क के आने लगा। भारतीय बुनकरों के करघे टूटे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। 1857 में आक्रोश ने विद्रोह का रूप लिया। मेरठ से शुरू हुई चिंगारी दिल्ली, झांसी, कानपुर और लखनऊ तक फैल गई। सिपाहियों और आम जनता ने मिलकर अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबाया, लेकिन यह साबित हो गया कि भारत अब जाग चुका है। 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई। महारानी विक्टोरिया के नाम पर शासन चला, पर शोषण की नीति जारी रही। रेलें बिछीं, डाकतार प्रणाली बनी, पर मुख्य उद्देश्य संसाधनों का तेजी से दोहन था। फिर आया 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग। बैसाखी के दिन हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा में जुटे थे। तभी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए। ये घटना पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्वाला बनकर फैल गई। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम और तेज हुआ। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, क्रांतिकारियों का संघर्ष, हर दिशा से आजादी की आवाज उठने लगी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज चले गए, पर पीछे एक टूटा हुआ, बटा हुआ और आर्थिक रूप से कमजोर देश छोड़ गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ शोषण की नहीं है। ये कहानी उस जज्बे की है जिसने हर अन्याय के बाद खुद को फिर खड़ा किया। आज जब हम आधुनिक भारत को देखते हैं, तकनीक, विज्ञान, अंतरिक्ष और डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ते हुए, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने हमारी संपत्ति छीनी, हमारे उद्योग तोड़े, हमें बांटने की कोशिश की, पर हमारी आत्मा को कभी पराजित नहीं कर सके। सोने की चिड़िया को जंजीरों में जकड़ा गया था, लेकिन उसके पंखों की ताकत खत्म नहीं हुई और आज वो फिर उड़ रही है। इस बार किसी के तराजू पर नहीं, अपने